चलिए देखिए, अब देखते हैं टॉपिक 12। टॉपिक 12 है मध्यकालीन संस्कृति। मध्यकालीन संस्कृति में धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला एवं स्थापत्य और साहित्य। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आया है वो आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसमें वही है ताजमहल, लाल किला और आपका जो फतेहपुर सीकरी में बना हुआ बुलंद दरवाज़ा, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी इसमें, है ना। यही, और ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैलियों का मिश्रण है, इस पर टिप्पणी करनी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो अभी जो पेपर हुआ है पीसीएस का में 2025 वाला, ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। ठीक है, ये देखिए बाकी क्वेश्चन जो है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये ऑप्शनल में आए हुए हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति में सूफियों का क्या योगदान था, भक्ति आंदोलन के उदय और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उनका उदय कैसे हुआ, फिर उस पर विकास कैसे हुआ धीरे धीरे। फिर देखिए जियाउद्दीन बर्नी है ना, एक इतिहासकार के रूप में मूल्यांकन करना है। उसके बाद देखिए मध्यकालीन प्रकाश में आईने अकबरी की महत्ता, है ना, ये वाला जो दोनों है। ये देखिए साहित्य टॉपिक दे रखा है ना आपको, साहित्य इसमें कि जियाउद्दीन बर्नी ने कुछ किताब लिखी, तो उसका उस पर जो है ना। मुगलकालीन चित्रकला में जहांगीर के काल का विकास। जहांगीर खुद एक बहुत अच्छा पेंटर था। वो कहता था ना कि तुम मुझे पेंटिंग दो और मैं बता दूंगा कि कौन सा पोर्शन इसमें किसने बनाया है। इतना बढ़िया पेंटर माना जाता है इसे, है ना। फिर देखिए भारतीय सामाजिक सुधारक कबीर ने और नानक, है ना, इनके योगदान की तुलना कीजिए। जैसे क्या था कि मतलब इसमें मैं आपको एक दो पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि कबीर जो थे वो थोड़े मतलब ज़्यादा खुल के बोलते थे, ज़्यादा मुखर हुआ करते थे, है ना। रुकिए एक सेकंड। जैसे जैसे कबीर थे, है ना, निर्गुण ब्रह्म की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, सामान्य जीवन की बात करते थे, सामाजिक समरसता की बात करते थे। ठीक है, और उसके अलावा जाति प्रथा का विरोध किया उन्होंने। ठीक, फिर ये देखिए मुगलकालीन वास्तुकला में शाहजहाँ का योगदान, वही ताजमहल, है ना, लाल किला इसमें मेनली। फिर ये जो अकबर ने चलाया था दीन इलाही, ठीक है, उसकी नीति, उसकी धार्मिक नीति, राजनीतिक उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, सूफीवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करना है ना, सांस्कृतिक समन्वय में क्या भूमिका निभाई। फिर अकबर ने सुलह कुल की जो नीति अपनाई थी उसके महत्व पर चर्चा करनी है। उसके बाद देखिए मध्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और व्यापार। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा का क्या रूप था। ठीक, इसके अधीन मुगल और कृषि और भू राजस्व प्रणाली, जो आईने दहसाला पद्धति थी, उसका विवरण देना है। महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालना है। विदेशी व्यापार का स्वरूप बताना है। फिर देखिए ईस्ट इंडिया वाले आ गए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कहाँ कहाँ विस्तार हुआ था, है ना, कि मतलब जैसे साउथ में विस्तार हुआ, है ना, मतलब आप समझिए कि ऐसे समझिए बंगाल में हुआ, है ना, और आपका मराठा के क्षेत्र में हुआ। उसके बाद आपका नीचे मैसूर के क्षेत्र में हुआ, ऊपर पंजाब के क्षेत्र में हुआ, है ना। तो ये देखिए वेलेज़ली ने गवर्नर जनरलशिप के दौरान ब्रिटिश शासन के विस्तार पर चर्चा कीजिए, है ना। प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात था। ये कहते हैं ना कि एक ही दिन में ख़त्म हो गया था ये। तो उसके बाद जब बक्सर का युद्ध होता तो उसको सही में युद्ध माना जाता है। फिर देखिए लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि प्रणाली ने भारतीय राज्यों की संप्रभुता को समाप्त कर दिया। मतलब वो एक पॉइंट था ना कि इन्होंने अपना आदमी रख दिया कि नहीं, तुम्हारे दरबार में अब हमारा भी आदमी रहेगा, है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बताने होंगे। डलहौजी की विस्तारवादी नीति, इसका तार्किक विस्तार थी। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा कर, देखिए जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, है ना। रणजीत सिंह ने पंजाब को एक शक्तिशाली राज्य बनाया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी इसे बचा ना सके। एक्चुअली में क्या था ना कि रणजीत सिंह ने झुको की नीति अपनाई थी। मतलब ये मेरे शब्द नहीं है, एक इतिहासकार के शब्द है कि वो क्या करते थे। झुको की नीति का मतलब ये था कि वो अंग्रेज़ों की सारी मांगें एक एक करके मानते चले गए। ये बात थी। फिर देखिए आधुनिक भारत में
कृषि, उद्योग, धंधे और व्यापार। तो 200 पहला क्वेश्चन है, 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह घायल हो गई। इसकी व्याख्या करनी है कि क्या था कि हमारे यहाँ से कच्चा माल चला जाता था, वहाँ से जो तैयार माल आता था, हमारा माल बाहर जाता था तो उनको जाने नहीं देते थे। ठीक है, कर लगाने लगे थे। ये देखिए, भारत की आर्थिक जीवन पर ब्रिटिश औद्योगिक नीति के प्रभाव की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। धन का निष्कासन सिद्धांत और भारतीय गरीबी, है ना, ये नौरोजी ने जो दिया था। फिर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाली, महालवाड़ी, ये अलग अलग जगह पे इन लोगों ने लगाया था। तो उसकी चर्चा अंतर बताना है कि किस क्षेत्र में था, कितने परसेंट था, कहाँ कहाँ लगाया गया, किस तरीके से लगाया गया, और किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया और उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए कि मतलब उद्योग जो थे वो भी नष्ट हो गए। फिर अगला देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारणों की विवेचना कीजिए कि भारतीय किसान जो थे वो ब्रिटिश काल में आते आते इतना कर भरने लगे कि वो और ऋणग्रस्त होने लगे, वो ऋण लेके ऋण चुकाने लगे। तो इसी वजह से कई बार अकाल भी पड़ा है। फिर देखिए, धन का निष्कासन सिद्धांत ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषणकारी प्रकृति का पर्दाफाश था। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, धन का निष्कासन का सिद्धांत देखिए 2 बार आया है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको पता चलता है ना कि कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, किस किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। अगला देखिए, फिर आधुनिक शिक्षा, टॉपिक 16वां टॉपिक है आधुनिक शिक्षा का विस्तार और संवैधानिक विकास। तो ये देखिए, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें था ना कि वो ये लोगों ने पैसे दिए थे 1 लाख की, या अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करो, है ना, और फिर इन्होंने अपना वुड्स डिस्पैच लाए थे, फिर कई तरीके के और लाए थे, वो सब आपको लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। फिर आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खां के योगदान की चर्चा करनी है, टिप्पणी करनी है। ठीक है, फिर मैकाले का उद्देश्य शिक्षा के छन्नी सिद्धांत वही होता है, मतलब कि ऊपर के लोगों को शिक्षा दे तो बड़े स्तर पे, फिर वो छन छन के नीचे नीचे जाती जाएगी और नीचे के लोगों को शिक्षा देती जाएगी, है ना। तो इसके माध्यम से मध्य वर्ग से एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो लेकिन रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हो। इसका मतलब ये था कि मतलब कम पैसे में अंग्रेज तैयार करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को वहाँ से बुलाते तो उनको आज के ज़माने के हिसाब से HRA देना पड़ता, हाउस रेंट अलाउंस, है ना, ये सब चीज़ें देनी पड़ती, उनको और ज़्यादा पैसा देना पड़ता। जबकि यहीं के लोगों को देने के लिए सिर्फ पैसा तनख्वाह देनी पड़ती है, उनके मुकाबले कम देनी पड़ती, है ना। उसके बाद देखिए 78 का चार्टर एक्ट में भारतीय कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति का आरंभ था, है ना। इसके बाद क्या हुआ ना कि इनसे सारे अधिकार छीन लिए गए, चाय चीनी छोड़ के। उसके बाद 20 साल के लिए और दिया गया, है ना, 1833 के लिए। ठीक है, फिर 20 साल के लिए दिया 1853 के लिए। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि ऐसा है, अब हम अगले के लिए बताएंगे तुमको। अगले में इनको बताया नहीं, इनको हटा ही दिया। ठीक, 1935 का भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जैसे इसमें क्या हुआ था कि इसके कई सारे प्रोविज़न आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, तो इसके महत्व की जब आप चर्चा करेंगे तो आप उसको बता सकते हैं कि आज भी इसका क्या महत्व, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया इसे, है ना। फिर देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में द्वैध शासन एक संवैधानिक विफलता थी। फिर देखिए, एल्बर्ट बिल का विवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नया आधार प्रदान कर दिया। फिर देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप और परिणाम। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। ठीक है, फिर देखिए 1857 के विद्रोह के वैचारिक पहलुओं को रेखांकित कीजिए। 1857 से 1947 का कालखंड भारत के इतिहास का अत्यधिक परिवर्तन का काल था। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। ये देखिए, ये एकदम नया क्वेश्चन है जो अभी अभी आया है 2025 के उसमें PCS के मेंस में। देखिए, इसमें क्या है ना कि 1857 से माना जाता है कि क्रांति की शुरुआत हो गई थी बड़े स्तर पे। क्रांतियाँ पहले भी होती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं होती थी, लेकिन उतने बड़े स्तर पे नहीं होती थी। अब इस टाइम से क्रांति बड़े स्तर पे होने लगी।
फिर देखिए 1857 के स्वतंत्रता समर में उत्तर प्रदेश की योद्धाओं की योगदान पर प्रकाश डालिए। एक ये क्वेश्चन आया 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध के तालुकेदारों के प्रति क्या नीति थी। फिर 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये एक इतिहासकार ने, शायद मजूमदार ने लिखा है, मुझे ठीक नहीं याद है, उन्होंने लिखा है ये, तो उस पर पूछा गया कि क्या ये था कि नहीं था। फिर ये देखिए 1857 के विद्रोह की असफलताओं के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद प्रशासनिक ढांचे में क्या बदलाव किए गए, ये क्यों विफल हुए, कि केंद्रीकृत नहीं थे, शासन नहीं था, मेनली कई कारण। और उसके बाद इन्होंने, अंग्रेज़ों को डर लगे कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सरकारी चली जाएगी, है ना। फिर देखिए 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण एवं धार्मिक आंदोलन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहायता की, वर्णन कीजिए, है ना। पुनर्जागरण में कई लोग आए थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, है ना, आर्य समाज के कई लोग थे, उन्होंने क्या योगदान किया। फिर 19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के पुनर्जागरण की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। तो 19वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में स्त्रियों के मुद्दे एक प्रमुख चिंता का विषय थे, जैसे सती प्रथा की बात थी, है ना, विधवा पुनर्विवाह की बात थी। एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, है ना, उसके प्रमुख प्रावधान। फिर देखिए 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में राजा राम मोहन राय के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब राजा राम मोहन राय के बारे में आप जब भी लिखें, कुछ बुक जो इनकी थी या जो अखबार, जैसे मिरातुल अखबार के, इन सबको कोट करिए, है ना, कि कुछ पॉइंट आपको याद रहे तो उससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर देखिए 19वीं सदी के अंत में प्रेस पर प्रतिबंध, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखिए 2 बार आया हुआ है। फिर देखिए ब्रह्म समाज ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, ठीक है। अगला देखिए आर्य समाज एक सुधारवादी आंदोलन होने के साथ साथ पुनरुत्थानवादी भी था, है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आया है 19वीं शताब्दी के आंदोलन में ईश्वरचंद विद्यासागर के क्या योगदान था। फिर 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख जनजाति विद्रोह जैसे संथाल और मुंडा, जैसे ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इनके योगदान का परीक्षण करना है, ठीक है। इनकी मांगों का परीक्षण करना है, इनका स्वरूप कैसा था, है ना। अब देखिए जैसे इससे आपको ये पता चलता है कि आपको क्या क्या तैयार करना है। ये देखिए जैसे मतलब राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको तैयार करना है, ठीक है। आर्य समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, है ना। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें है असहयोग, ठीक है, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। देखिए इसमें आया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका। इस आंदोलन के कुछ साल बाद भारत आज़ाद हो गया, तो इसने ऐसी क्या भूमिका निभाई, है ना। फिर देखिए असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसकी क्या भूमिका थी। फिर असहयोग आंदोलन के कारण, ठीक है, और इसका अचानक स्थगन क्यों किया गया और उसके परिणाम क्या हुए। तो क्यों किया गया आपको पता ही होगा कि वो जो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था आगजनी के बाद, है ना। फिर देखिए ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के सामाजिक आधार, उसके महत्व की विवेचना कीजिए। फिर स्वदेशी आंदोलन, देखिए स्वदेशी यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है इस जगह पे, सिर्फ यहाँ सहयोग दिए रखा है, सविनय अवज्ञा दे रखा है और भारत छोड़ो दे रखा है। लेकिन स्वदेशी का मुझे क्वेश्चन दिखा तो मैंने इसमें डाल दिया। ये हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली पूछ लें, है ना, तो इसलिए स्वदेशी का भी मैंने डाल दिया है कि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। फिर देखिए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के कारण उसके व्यापक जन आधार की समीक्षा कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक जैसा है लगभग। अगला देखिए, अगला टॉपिक देखिए, टॉपिक 20, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक, गोखले और सुभाष चंद्र बोस का योगदान। देखिए 4 लोगों का योगदान पूछा हुआ है। तो महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्ग की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तार्किक व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। फिर एक क्वेश्चन आया कि प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष में राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक
के योगदान को स्पष्ट कीजिए, है ना। इन पे केस चला के भेज दिया गया था बाहर, है ना। और जैसे इन्होंने केसरी वेसरी जैसे अखबार चलाए थे, है ना। फिर देखिए, फिर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। देखिए पुराने क्वेश्चनों से क्या होगा कि पुराने क्वेश्चनों से देखिए गांधी जी आ गए, ठीक है, उसके बाद तिलक आ गए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आ गए। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ गोखले का क्वेश्चन ही, अगर आप ये तीनों क्वेश्चन तैयार कर लेते सिर्फ गोखले जी बच जाएंगे। इस पर आप एक क्वेश्चन और रेडी कर लीजिए, बस आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति, इसमें क्रिप्स मिशन से माउंटबेटन योजना तक। इसमें देखिए, इसमें कोई सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक मुझे मिला जो कि आया हुआ है कि सांप्रदायिकता के उदय और विकास के उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए, अंततः विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, है ना। ये क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला टॉपिक 22 है कि स्वतंत्रता के बाद भी कब तक, 1950 तक। और इसमें भी देखिए, इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो ही इम्पोर्टेंट है। कॉमनली ये समझिए कि 562 रियासतें थी, उनका एकीकरण हुआ, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और अगर आएगा भी तो उम्मीद है कि वही आएगा। देखिए जैसे 4 क्वेश्चन है, 4 में देखिए, भारत के रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अगला देखिए क्या है, भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की चर्चा कीजिए। अब एक ये देखिए, स्वतंत्रता पश्चात भारत के एकीकरण में पटेल जी की भूमिका की आलोचना करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन देखिए सेम है। एक ये है चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत के तुरंत बाद आई समक्ष चुनौतियों की विवेचना की। अब इन समक्ष चुनौतियों में ये वाली बात भी तो डालनी ही पड़ेगी ना कि रियासतों के एकीकरण में भी समस्या थी, बाकी आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन ये भी तो एक समस्या थी। तो ऐसा समझिए कि चारों मतलब इसमें भी कुछ पॉइंट इसके डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 22 पॉइंट, मतलब 22 जो टॉपिक आपको दे रखे हैं जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद देखिए, जो कुछ और क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनको जो है आप लिख के देख सकते हैं। जैसे देखिए कि क्रांतिकारी जो थे वो मेंशन नहीं है कहीं भी पूरे सिलेबस में, लेकिन क्रांतिकारियों पे पहले कई क्वेश्चन आ चुके हैं पेपरों में, मतलब जीएस में भी और ऑप्शनल में भी। तो मैंने वो वाले क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए कि आप एक बार देख लेना है इसको, है ना। कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। भगत सिंह जी थे, इनके क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालना है, ठीक है। और ये नागर शैली के मंदिरों को स्थापित की व्यवस्था कीजिए, ठीक है। एक ये बंगाल के क्रांतिकारियों का है, ठीक। एक ये संगम वाला है, संगम ही मेंशन नहीं है, ठीक है, संगम देख सकते हैं। एक ये उग्रवादी उदारवादियों के विचारों और कार्यप्रणाली के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। स्वदेशी मेंशन नहीं है ना। उसी टाइम के आसपास का ये मैटर है तो मेंशन नहीं है ना। फिर देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में क्योंकि उत्तर प्रदेश की भूमिका का आलोचनात्मक, उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन भी मैंने जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी इसलिए डाल दिया क्योंकि पेपर यूपी पीसीएस करा रहा है ना, तो पॉसिबल है कि पूछ ले यूपी से रिलेटेड वो क्वेश्चन। फिर देखिए, काया नरमपंथी चरमपंथी की भी वैचारिक मतभेद, ये यही वाला क्वेश्चन है, ऊपर कहाँ गया ये एक तरीके से। फिर देखिए संगम साहित्य वाला, देखिए ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है ना। संगम कहाँ गया, तमिल सामाजिक विकास के एक स्रोत के रूप में परीक्षण कीजिए, ठीक। ये देखिए 1920 से 1930 में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन HSR के विशेष संदर्भ में। फिर संगम साहित्य, है ना। तो मतलब ऐसा समझिए कि अगर आपको इन सब में अलग से कुछ तैयार करना हो तो आप संगम तैयार कर लो, ठीक है, और उसके बाद ये क्रांतिकारियों का थोड़ा तैयार कर लो और एक ये नरम गरम तैयार कर लो, बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरे 22 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। या आपके एक पेज मैंने इसलिए छोड़ दिया ताकि आपको अगर कुछ लिखना हो, नोट्स बनाना हो तो आप कर सकें। तो चलिए, ये हुए आप पूरा पेपर। चलिए, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अब आप क्या करिए, इन सारे क्वेश्चनों को फ्रेमिंग करके देखिए, है ना। फ्रेमिंग, क्योंकि ये पेपर पहली बार ऐसे मेंस हो रहा है तो उम्मीद है कि PYQ जो है ये इनमें से कम 70 से 80% क्वेश्चन PYQ आने चाहिए। तो आप ये समझिए टोटल 137 क्वेश्चन है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हैं, तो मेरे ख्याल से लगभग 128 से 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन,
ये 128 से 130 क्वेश्चन की अगर आप फ्रेमिंग कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 70 से 80% क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे, आपको इससे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, अब आप लोग तैयारी करिए।